ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज की इस कक्षा में। आज हम ऋजंत प्रकरण के अंतर्गत इस तीसरी वीडियो में भू धातु की क्या प्रक्रिया होती है और अन्य धातुओं का ऋजंत प्रकरण में लगभग कैसी क्या प्रक्रिया रहेगी अन्य धातुओं की, यह भी आज हम काफी सारी बातों को जान जाएंगे। तो आइए सबसे पहले बढ़ते हैं भू धातु की तरफ। लेकिन उससे पहले कुछ बातें जान लेना आवश्यक है, वो आपको समझ लेना आवश्यक है हेतुमती च इस सूत्र को। चलिए, मुझे हेतुमती च इस सूत्र को समझने के लिए एक दिन का और एक्स्ट्रा वक्त लेना पड़ा। मैं इस पाठ को कल पढ़ाना चाहता था, लेकिन मुझे इस स्थल पर कुछ संदेह थे हेतुमती च को लेकर के। सो मैंने पहले कल उनका अध्ययन किया, जब 2-3 घंटे। जब मैंने इसकी कई सारी व्याख्याएं देखी, एक व्याख्या देखी तत्वबोधिनी। तो तत्वबोधिनी व्याख्या में से मुझे जो बढ़िया बातें लगी उसमें से मैं केवल सार अंश यहाँ पर प्रस्तुत किया है, और अन्यत्र से भी मुझे अवलोकित हुई। एक लघु सिद्धांत कौमुदी के ऊपर प्रभाकर मिश्र जी ने एक टीका लिखी है, जिन्होंने भूषण सार पर और मध्य सिद्धांत कौमुदी पर भी टीका लिखी थी। तो वहां से भी कुछ मुझे सारग्राही बातें मिली, तो जो कि दर्भैमी व्याख्या में उपलब्ध नहीं थी, तो हमने उनको लिया। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ऋजंत में वाक्यों का प्रयोग कैसा करना चाहिए, इसके लिए संस्कृत भारती से प्रकाशित ऋणत्व ऋजंत नाम की जो पुस्तक है वह परम उपयोगी है। उसमें से आप ऋजंत भाग को देख लीजिएगा। हो सकेगा तो अंतिम में जब हम ऋजंत धातुओं का यहाँ पर की सूची जब प्रस्तुत करेंगे, तब वहां पर हम उन कुछ नियमों को और भी जान लेंगे। हालांकि इससे पिछली वीडियो में हमने थोड़े से नियम जाने थे, लेकिन वो कुछ संक्षिप्ततया जाने थे। आगे हम उन्हें विशेष रूप से भी देख लेंगे। तो आइए सबसे पहले अब हेतुमतीचा को पढ़ते हैं। ये सूत्र क्या करता है? इस सूत्र की वृत्ति में लिखा है, प्रयोजक व्यापारे प्रेषणादौ वाच्ये धातुर्निच स्यात्। अर्थात यह सूत्र निच प्रत्यय का विधान करता है। पर किससे निच प्रत्यय करेगा? तो कहा प्रयोजक व्यापारे, प्रयोजक के व्यापारे। तो प्रयोजक का व्यापार क्या होता है? तो प्रयोजक व्यापारे का अर्थ है प्रेषणादौ वाच्य। अर्थात प्रयोजक के व्यापार से जब प्रेषणादि अर्थवाच्य हो, अर्थात वो अर्थ कहे जा रहे हो, तब धातु से निच प्रत्यय होता है। इसको समझने के लिए आपको हमारे पिछले वाले डायग्राम पर एक बार जाना होगा, जहां पर वो पिछले स्लाइड में हमने बनाया था। तो वहां पर इस बात को समझिएगा कि प्रयोजक आपका कर्ता ये हुआ करता था, ये तो इस प्रयोजक कर्ता के व्यापार को कहने के लिए, है ना, प्रयोजक व्यापारे। तो प्रयोजक का व्यापार क्या होगा भाई? इस प्रयोजक का व्यापार होगा कि ये अपने पुत्र को आज्ञा दे रहा है कि तुम खाओ। ठीक है, इसको क्या प्रेरणा दे रहा है? इस प्रयोज्यकर्ता को यह प्रयोजक कर्ता प्रेरणा दे रहा है कि तुम खाओ। तो यह प्रेरणा रूपी व्यापार है जो वो दे रहा है। व्यापार मतलब प्रेरणा रूपी क्रिया, आप ऐसे उसे समझें। ठीक है सत्यम जी, समझ रहे हैं? रायचरण जी, इस बात को थोड़ा सा समझे। ये टेक्निकल चीजें हैं जो यहाँ थोड़ा नहीं समझ में आती हैं छात्रों को बहुत जल्दी। तो इस प्रयोजक के व्यापार को कहने के लिए, है ना, अर्थात कर्ता फर्स्ट, जिसको आप हेतु कहते थे, इसकी हेतु संज्ञा भी आपने की है। हेतु संज्ञा होने के कारण ही हेतुमतीचा सूत्र रचा गया है। अभी हम उसको भी बताएंगे। हेतुमतीचा का प्रयोजक व्यापार ऐसा अर्थ कैसे कर लिया गया? तो ये प्रयोजक के व्यापार को कहने के लिए, और प्रयोजक का व्यापार कैसा होगा? उसमें प्रेषणादि अर्थवाच्य होंगे। प्रेषणा मतलब आज्ञा देना इत्यादि अर्थ। आज्ञा दे रहा है ना कि तुम खाओ,
ऐसे अर्थवाच्य होंगे तब आपको ये निच प्रत्यय का विधान करना है ना। आप प्रयोजक कर्ता को समझ गए होंगे। आइए आगे उसी स्लाइड पर वापस से पहुंचते हैं। तो ये है आपका हेतुमतीचा। तो प्रयोजक व्यापारे अर्थात प्रेषणादि अर्थे वाच्य, जब प्रेषणादि अर्थवाच्य होंगे तो धातु से निच प्रत्यय हो जाएगा। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठा है कि आदि से क्या चीज दी जाए, कि प्रेषणादि अर्थवाच्यों। प्रेषण, प्रेषण का मतलब आज्ञा देना। जैसे कोई कुछ कार्य कर रहा है तो किसी ने कह दिया अरे भाई ऐसा कर ले, अरे भाई वहां चला जा, अरे भाई ये खा ले, तो ये सब जो आज्ञा दे रहा है वो प्रयोजक है। ठीक है, तो ऐसे प्रेषणादि अर्थवाच्य होंगे तभी ये निच प्रत्यय करना है। तो ये प्रेषणादि अर्थ कौन कौन है, तो सबसे पहले प्रेषणा ही ले लो, नंबर 1। यहाँ पर थोड़ा पढ़िएगा इस पैराग्राफ को कि प्रेषणादौ इत्यत्र आदि शब्देन अध्येषणा अनुमति ही अनुग्रह उपदेश 1 2 3 4 5 इति पंचानाम ग्रहणम भवति। इन पांचों का ग्रहण होता है। तो वस्तुतः पंचसु प्रवर्तनात्म अस्ति। वास्तव में देखा जाए, ये देखो ये जो चीजें हैं ना, प्रेषणा, अध्येषणा, अनुमति, अनुग्रह, उपदेश, इन सबके क्या क्या उदाहरण है एक बार तत्वबोधिनी टीका में देख लेना या फिर वहमी व्याख्या के टिप्पण में देख लेना। तो इन सभी जगह वास्तुतः प्रवर्तना अर्थात एक तरह की एक आज्ञा है, वही अर्थ इसमें झलकता है इन पांचों में। तो इसलिए हमने लिखा उस तत्वबोधिनी का आकलन करके कि वस्तुतः पंचसु प्रवर्तनात्म अस्ति। प्रवर्तनात्म वो पांचों में ही है। अतः पृथक ग्रहणम प्रपंचार्थम, इनको पृथक पृथक रूप से बताना प्रपंचार्थ है। प्रपंचार्थ का मतलब है कि उनको अलग अलग समझा रहे, शिष्य अलग अलग रूप से समझा रहे, बस इसलिए है। इति तत्वबोधिन्याम द्रष्टव्यम, ऐसा तत्वबोधिनी में देख लेना चाहिए। तो प्रयोजक व्यापार जो प्रेषणादि है, प्रेषणादि का मतलब आप ले लो बस आज्ञा अर्थ है ना, वो जब कहे कि ऐसा करो इस क्रिया को, तो तब आपको धातु से निच प्रत्यय कर लेना है, ये कहने का भाव है। तो देखिए धातु से जो निच प्रत्यय होगा वो प्रयोजक के व्यापार को कहेगा। और प्रयोजक का व्यापार क्या है, प्रेषणादि रूप जो व्यापार है। ठीक है, इस नियम को आप समझे होंगे, हेतुमतीचा के नियम को। कुछ मैं एक चीज और आपसे कह दूं कि देखो सूत्र तो आपका हेतुमतीचा है, लेकिन जब वरदराजाचार्य जी ने यहाँ पर वृत्ति लिखी या सिद्धांत कौमुदीकार ने जब वृत्ति लिखी भट्टोजी दीक्षित जी ने, तो उन्होंने ऐसे लिखा प्रयोजक व्यापार है, उसकी व्याख्या की प्रश्नादौ वाच्य। हालांकि काशिका में इसका अर्थ पृथक अलग अलग मिलता है। ठीक है ना, काशिका का भी आप अर्थ देखेंगे तो इससे बिल्कुल पृथक है। यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। तो हेतुमती शब्द का क्या अर्थ है, क्योंकि हेतुमती शब्द यहाँ तो कहीं सूत्र अर्थ में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो वास्तविक हेतुमती वो सॉरी हेतुमती जो शब्द है, हेतुमती का अर्थ ही किया गया है, ध्यान दीजिए, हेतुमती का ही अर्थ किया गया है प्रयोजक व्यापार। प्रयोजक व्यापार कैसे किया गया वो समझिए, ये टीकाओं में दे रखा है सर्वत्र, आप भी से देखें। तो सबसे पहले हेतुमती, तो मतलब हेतुमान शब्द होता है, हेतुमान शब्द का सप्तमी विभक्ति में हेतुमती बन जाएगा। ठीक है ना, क्या शब्द है, हेतुमत तकारांत है, पुल्लिंग में हेतुमान, हेतुमंतो, हेतुमंता, सप्तमी में वो हेतुमती बनेगा। अर्थ क्या है, कैसे अर्थ करें हम इसका, और हेतुमती इससे हम प्रयोजक व्यापार ऐसा अर्थ कैसे समझें, तो इस बात को भी हमने इसमें लिखा है कि हेतु, हेतु का मतलब है हेतु संज्ञा प्रयोजक, कुछ भी दोनों में से ले लो। हेतु मतलब हेतु संज्ञा प्रयोजक, और वो कैसे है, आधारतया अस्य अस्ति थी, आधारतया है जिसका, उसे कहेंगे हेतुमान। तो हेतु अस्य अस्ति थी हेतुमान, तो हेतु अस्य स्थिति मतलब हेतु संज्ञा अथवा कहें प्रयोजक आधारतया है जिसका, उसे कहेंगे हेतुमान। तो हेतुमान क्या हो गया, व्यापार। क्योंकि जो ये व्यापार होता है, व्यापार मतलब एक क्रियाओं का, छोटे छोटे क्रियाओं का ये समूह जो है, ठीक है ना, तो वह उसमें रहता है प्रयोजक में। तो इसलिए हेतुमान शब्द का अर्थ हो गया व्यापार। और तस्मिन हेतुमति, तस्मिन लगा दो तो हेतुमति ऐसा सप्तमी में उसका बन जाएगा, सप्तमी व्यक्ति का रूप है हेतुमति। तो हेतुमति का अर्थ क्या हुआ, तो उसका अर्थ यही हुआ कि प्रयोजक निष्ठे प्रेषणादि व्यापारी।
तो हेतुमती शब्द का अर्थ है, जो इन्होंने प्रयोजक व्यापारे कहा था, मैंने थोड़ा इसको और क्लियर करते हुए लिखा कि प्रयोजक निष्ठे प्रेषणादि व्यापारे, प्रयोजक में रहने वाला, इसलिए आधारतया यहाँ पर शब्द जोड़ा, प्रयोजक में रहने वाला जो प्रेषणादि व्यापार है ना। कैसे प्रेषणादि व्यापार? जैसे पिता पुत्र से कह रहा है खाओ, ये जो आज्ञा दी, तो यह जो आज्ञा रूपी जो व्यापार है प्रेषणादि व्यापार, ये कहाँ रह रहा है? प्रयोजक निष्ठ है, अर्थात आज्ञा देने वाले में रह रहा है, फर्स्ट कर्ता में रह रहा है, ये कहने का तात्पर्य है। तो ये है आपका हितमतीचा का व्याख्यान। मुझे लगा आप इससे जरूर समझे होगे। काफी सारी चीजों को हमने यहाँ सारांश रूप में कहा है। विशेष जिज्ञासा के लिए आप उच्च ग्रंथों को देखें, हमसे पूछें बराबर कैसा क्या है। आगे चिंतन और भी पर्याप्त किया है। हम सोचते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के स्तर पर इतना पर्याप्त है, अतः इतना कहते हुए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रकरण को जब आप पढ़ रहे हो तो आइए कुछ और बातें जान लें, वो हमने इधर लिखी इंगित की। तो सबसे पहले देखिए, धात्वर्थे प्रयोजक निष्ठ प्रेरणांशो निच प्रत्ययन अभिव्यक्तो भवति। धात्वर्थ प्रयोजक निष्ठ जो प्रेरणांश होता है, प्रेरणांश मतलब आज्ञा देना इत्यादि, ऐसा ये है प्रेरणांश। वो णिच प्रत्यय न अभिव्यक्तो भवति, वह णिच प्रत्यय से अभिव्यक्त होता है। जैसे मैं कहता हूं गमयति, तो गमयति ऐसा ये णिच प्रत्यांत जो हमने क्रियापद बोला, इससे प्रयोजक निष्ठ जो प्रेरणा अंश है, प्रेरणा रूपी जो अंश, वो अभिव्यक्त होता है। लेखयति है ना, हाँ, पाठयति, इनसे वो अभिव्यक्त होता है। ठीक है, कौन अभिव्यक्त होता है? प्रेरणा अंश, जो कि प्रयोजक में रहने वाला है, वो णिच प्रत्यय से अभिव्यक्त होता है। एक पहली बात। दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई, प्रेरणांशम प्रकटनाय, प्रेरणांश को प्रकट करने के लिए सत्री प्रत्यांत युक्तम विग्रह वाक्यम अपि अत्र निजन्ते प्रयुक्ते। सत्री प्रत्यांत युक्त जो विग्रह वाक्य है वो भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप अपने मूल में लघु सिद्धांत कौमुदी में एक ये वाक्य देख रहे हो, भवंतम प्रेरयति भावयति, तो ठीक है, भू धातु से भावयति ऋजंत में बनता है, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन ये भवंतम प्रेरयति क्या चक्कर है इधर? उसी बात को बतलाया जा रहा है यहाँ पर कि प्रेरणांशम प्रकटनाय, प्रेरणांश के प्रकटन के लिए सत्री प्रत्यांत युक्तम विग्रह वाक्यम अपि अत्र निजन्ते प्रयुंक्ते। सत्री प्रत्यांत युक्त जो विग्रह वाक्य होता है, सत्री प्रत्यांत युक्त विग्रह वाक्य मतलब सत्री प्रत्यय हो गया भवंतम में, और सत्री प्रत्यांत युक्त विग्रह वाक्य हो गया भवंतम प्रेरयति, इतना। तो ऐसा विग्रह वाक्य भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और सत्री प्रत्यय वहां किया जाएगा, प्रेरयति तो एक जैसा ही रहेगा, लेकिन सत्री प्रत्यय लगा करके हमें यहाँ पर विग्रह करना होगा। और ये विग्रह क्या चीज होती है? हालांकि इस विग्रह को मुझे समास इत्यादि में मैं आपसे आगे कहूंगा, लेकिन विग्रह का मतलब होता है कि जो भावयति इसके अर्थ को कह रहा है। तो भवंतम प्रेरयति इस अर्थ को भावयति कह रहा है, तो इसके अर्थ का जो, अब भावयति के अर्थ का जो बोधन करा रहा है, ऐसा वाक्य यह विग्रह है। ठीक है, तो भवंतम प्रेरयति इसका मतलब क्या है? भावयति। एक बात और ध्यान रखेंगे कि भवंतम का मतलब है यहाँ पर होते हुए, क्योंकि भू धातु सत्ता अर्थ में है ना, तो होते हुए को प्रेरयति ऐसा अर्थ होता है। ऐसे गच्छन्तम प्रेरयति, आप क्या बनाओगे? गच्छन्तम प्रेरयति, गमयति इत्यादि आगे बनाओगे, तो गच्छन्तम प्रेरयति, तो गच्छन्तम का अर्थ होता है जाते हुए को, प्रेरयति मतलब प्रेरणा देता है, आज्ञा देता है इत्यादि, ऐसे अर्थ यहाँ पर होंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात आई समझ में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे की कहानी यह है कि चलिए, हाँ, एक बात और ध्यान रख लें अभी से, क्योंकि आपने देखिए णिचश्च सूत्र पहले पढ़ लिया है चौराधिकरण में, तो जो भी ऋजंत धातुएं होंगी उनसे उनसे उभय पद का विधान हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऋजंतात प्राय उभय पदस्य विधानम भवति, ऋजंत धातुओं से प्राय उभय पद ही होता है। तो जैसे आप यहाँ पर भावयति बना रहे हो, भवंतम प्रेरयति भावयति, तो भावयते इत्यादि भी बना लेना। जैसे गमयति बनाते हो,
गमयते, लेखयति लेखयते, पाठयति पाठयति, ये सब आप बनाना, अर्थात आत्मनेपद में भी इनका प्रयोग होता है। प्रायः क्यों लिखा है, इसका कुछ कारण है, वो सिद्धांत कौमुदी के कुछ चुनिंदा सूत्रों को देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ ऐसी चुनी हुई धातुएं हैं जिनसे हम केवल परस्मयी पद का ही विधान करेंगे, आत्मनेपद का नहीं करेंगे। वो सिद्धांत कौमुदी में आप उन्हें देख सकते हो। अतः प्रायः लिखा, नहीं तो उभय पद का विधान होगा, परस्मयी पद का तो निश्चित ही होगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, आगे बढ़े प्रकाश जी। आइए अब प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। ये तो ध्यातव्य बातें हो गई अब तक, इसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है। अब आइए प्रक्रिया कर लेते हैं। प्रक्रिया में हमें कुछ बहुत ज्यादा कहना नहीं है, प्रक्रिया में बस ओपुनिज्य परे सूत्र को थोड़ा समझेंगे, और बाकी जो प्रक्रिया है वो सब आपकी चुरादी की तरह ही है, क्योंकि चुरादी गण में निच प्रत्यय करना इत्यादि ये सब हो चुका है। तो प्रक्रिया देखिए, भू धातु से णिच प्रत्यय किया तो भूणिच, णिच प्रत्यय णित है और साथ साथ मार्धातुक संज्ञक है। ठीक है, तो अजंत अंक को वृद्धि हो जाएगी णित प्रत्यय के परे रहते, तो ये णित प्रत्यय परे है, अजंत अंक को वृद्धि कर दीजिएगा तो भऊ ई ऐसी स्थिति हो जाएगी। ठीक है, भऊ ई ऐसी स्थिति होने पर अब अवादिश कर दीजिए, अवादिश कर दोगे भाव ई और रूप बन गया भावी। तो ये भावी जो बना ये णिजंत है, ये इसमें णिच प्रत्यय हो चुका है। इस भावी की सनाद्यंता धातुवा करके धातु संज्ञा कर लेना। धातु संज्ञा हो गई। धातु संज्ञा का फल क्या है, ध्यान ध्यान रखना, भू धातु जो यहाँ धातु संज्ञक है वो भूवादेव धातवा से धातु संज्ञक है, और जो णिजंत आप बना लिए भू से भावी ऐसा जो बना लिए, यह सनाद्यंता धातवा से धातु संज्ञक है। ठीक है, और सनाद्यंता धातुवा से धातु संज्ञा हो जाती है तो उसका फल है कि भावी, अब इससे ही लट तिप सब हम ले आएंगे। तो लट ले आए, भावी लट, तिप सब कर दिया तो भावी अति। हम पहले परस्मयी पद बना लेते हैं, आत्मनेपद उसके बाद बन जाएगा ऐसे ही। उसके बाद भावी के ई को सार्वधातुक अर्धातुक से गुण कर लेना, भावे अति और अयादेश करके भावयति भावयति रूप बन जाएगा आपका। ठीक है, आत्मनेपद में भावयति बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जो बीच के रूप बनेंगे उन्हें भी हम सब बनाएंगे, क्योंकि मूल में तो आपके भावयति बस इतना ही दिया है। उसके बाद मूलकार ने एक सूत्र उद्धृत किया यहाँ के विषय में, और लुंग लकार के रूप पर वो चले गए। हम लुंग लकार की एक बार प्रक्रिया देख लेते हैं, संपूर्ण रूपों को बस अभी इस लुंग लकार को देखने के बाद देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि आपको आज ये जान लेना है। यह सूत्र अपने आप में 30 मार्क का समझा जाता है, सो आप इसे भी समझेंगे कि क्या कहता है ये। तो स्थिति यह है कि भू धातु से आप णिच प्रत्यय करेंगे। ठीक है, और भू धातु से जब आप णिच प्रत्यय करेंगे तो स्थिति होगी भू प्लस ई। ऐसी स्थिति होने पर आप क्या करते थे, आप जो है चुर्णिति से वृद्धि करके भावी ऐसा बना लेते थे ना, तो अभी वृद्धि मत करिएगा, रुक जाइए, क्योंकि एक नियम ये है, जो नियम हमने यहाँ पर लिखा है कि णिच अचा आदेशो न स्यात् द्वितीये कर्तव्ये। णिची का मतलब णिच प्रत्यय के परे रहते अच के स्थान पर होने वाला कोई भी आदेश नहीं होगा। अच आदेशो न स्यात् द्वितीये कर्तव्ये, जब द्वित्व की कर्तव्यता है तो हम द्वित्व आगे करेंगे, है ना। क्यों द्वित्व की कर्तव्यता कैसे है, क्योंकि हम यहाँ चिली करेंगे, चिली के स्थान पर चंग करेंगे और चंगी से यहाँ पर द्वित्व होगा। अतः लुंग लकार में द्वित्व की कर्तव्यता होती है। तो जब द्वित्व की कर्तव्यता है तो हम णिच को मान करके कोई सा भी अजादेश नहीं कर सकते। तो यहाँ पर णिच को मान करके मच्चो णिति से वृद्धि किया करते थे, भू को बहु बनाते थे और बाद में भावी बना लेते थे आवादेश करके। तो अब वो नहीं करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या भू धातु से णिच ले आओ पहले। ठीक है, ले आए तो भू ई हो गई, वृद्धि नहीं होगी क्योंकि इस नियम ने उसे रोक दिया। अब क्या होगा, अब बाकायदा धातु से णिच प्रत्यय के बाद आप लुंग चिली ता ये सब लाइएगा, फिर धातु को द्वित्व करेंगे। बाद में सोचा जाएगा कि वृद्धि करनी है क्या करनी है, ये सब बाद में सोचेंगे, द्वित्व आदि हम पहले कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। स्थिति हो गई अ भू भू और ई, ये णिच का ई मैंने लिख दिया है, ये चिली हो गया है, चिली था लुंग लकार का रूप है, ध्यान रखना। अब इसके बाद हमने चिली को कर लिया चंग, नीसरी दुर्सुभ्य कर्तरी चंग। ठीक है,
पर मैंने यहाँ पहले रिक्त कर दिया है, थोड़ा गड़बड़ हो गई प्रक्रिया। मैं एक भू को भैया यहाँ से हटा देना है ना, मैं बाद में हटा दूंगा, क्योंकि जब तक चंग नहीं हो जाएगा तब तक द्वित्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से एक भू को डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, कर दीजिए, मनसा परिकल्पयामी। ठीक है, अब भू को द्वित्व कर लिया, अब चिली को चंग कर दिया। अब चंग करने के बाद द्वित्व करना है, चंगी से द्वित्व होता है। तो श्री दुर्शुभ कर्तरी चंग से चंग कर दिया, और ये चंग का मैंने लिख दिया अ। चंग का क्या बचता है, केवल अ। और अब कर दिया धातु को द्वित्व, तो अ भू भू ई अ त, ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसके बाद अब खूब काम कर लीजिए। अब क्या करिए, जो आपका भू है, इस भू को तो ह्रस्व लगा दीजिएगा। अभ्यास वाले की हम बात कर रहे हैं, अभ्यास वाले भू की, उसमें तो ह्रस्व लगा देंगे, तो भू और यहाँ पर जो भा है उसको हो जाएगा ब, किससे, अभ्यास से चर्च से, तो हो जाएगा ब, तो अबू। और जो अनभ्यास वाला भू है, णिच प्रत्यय के परे रहते, अब उसको वृद्धि कर दीजिए, तो बन जाएगा भऊ, अबू भऊ ई अत, ऐसी स्थिति हो जाएगी। ऐसी स्थिति हो जाने के बाद अब औ को आवादेश कर दीजिए, तो अ बू भाव ई अत, और ऐसी स्थिति होने पर अब लगा दीजिएगा अणु चंगोपथाया ह्रस्व। इससे चंग परक णी के परे रहते, तो चंग परक णी आपके ये परे है, ये है इतना भाग, तो उपधा को हो जाता है ह्रस्व। तो उपधा है भाव, इसको हो गया ह्रस्व, ह्रस्व होने के बाद स्थिति बन गई भव, तो अ बू भव ई अत, ऐसी स्थिति होगी। इसके बाद सूत्र लगाना है णेर अनिटी, अनिडादि आर धातु परे रहते णी का लोप होता है। तो चंग जो है, चंग का अ अनिडादि आर धातुक है, तो णी का हो जाएगा लोप। णी का लोप हो गया तो ई भाग गया, ये णी का ई जो था। अब स्थिति हो गई अ बू भव अत, ऐसी स्थिति हुई। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, सनवल लघुनी चापर अनंग लोप, अनंग लोपे से आप सनवद भाव कर दीजिएगा। ठीक है, तो सनवद भाव का मतलब यह है कि आपका तो ये अ जो है चंग का अ है, तो चंग के आ को ये समझा जाएगा। सनवत भाव का मतलब है सनवत कार्य है, सनवत कार्य यहां पर होंगे। कहने का मतलब है अब जो चंग का आ जो बचा है, अब वो सन के सा का रोल निभाएगा। ठीक है, सनवत भाव की प्रक्रिया हम अच्छी कमत पर कर चुके हैं, वहां पर वीडियो में देख लेना, उधर है। तो अब जो है, जो चंग का आ है वो सन का कार्य निभाएगा। तो इससे क्या होगा, सन के परे रहते जो जो कार्य हो सकते हैं, वो सभी कार्य चंग के आ के परे रहते भी होंगे। यह है सन्वद् भाव का मतलब। तो ठीक है, क्या क्या कार्य होते हैं देख लेते हैं। तो भैया पहला कार्य बता दिया, ओह पुण्यज्य परे। तो भैया ये सूत्र आपको सन्नंत प्रक्रिया में भी काम आएगा। सूत्र क्या करता है, ओह पुण्यज्य परे, सूत्र का अर्थ होता है शनि परे यदंगम। सूत्र का अर्थ देख लीजिए, बड़ा अद्भुत है। शनि परे यदंगम, सन के परे रहते जो अंग, तद अवयव अभ्यास उकार, उसका अवयव अभ्यास संज्ञक उकार, उसको ये सूत्र कर देता है इकार, इत। पर कब पवर्ग यण जकारेशु, पवर्ग यण और जकार परे हों। जकारेशु यहां पर एक सप्तमी दी, और दूसरी सप्तमी दी अवर्ण परेशु, और उससे भी उनसे भी अवर्ण परे हो। ध्यान देना, ध्यान देना क्या बात कही जा रही है कि सन के परे रहते जो अंग है, मैं इसको घटा करके भी बताऊंगा। सन के परे रहते हो जो अंग, तद अवयव जो अभ्यास उकार, उसको इकार होता है। लेकिन परे क्या होना चाहिए, पवर्ग यण जकारेशु अवर्णेशु, और उनसे भी अवर्ण परे होना चाहिए। इसलिए थोड़ा डायग्राम आप देखें, यहाँ पर हमने बनाया है। अंग संज्ञक अभ्यास के उकार को इकार हो जाए, है ना। शनि परे को थोड़ा सा इसमें मुझे मेंटेन कर देना है, बाद में करूंगा उसे में। और उससे परे होना चाहिए आपका पवर्ग यण या जकार, इन तीन में से कोई।
और उससे भी परे होना चाहिए पवर्ग यण जा के बाद अवर्ण आना चाहिए। इतनी कंडीशन होगी तब ये सूत्र लगेगा। हमें सूत्र कहाँ लगाना है, इस कंडीशन को आप यहां देखिएगा, इस स्थल पर, ठीक है, यहां पर हम सभी वो घटाएंगे। सूत्र का सबसे पहले शर्त है सनी परे यदंगम, सन के परे रहते जो अंग, सन तो है नहीं यहाँ लेकिन सनवद भाव किया है ना, तो हमारा जो अब ये आकार है ये सन का रोल निभाएगा। तो सन के परे रहते जो अंग, सन हो गया हमारा चंका है ना, क्योंकि सनवद भाव किया है। जो अंग, अंग है आपका अबुभव, ये आपका अंग संज्ञा है, ठीक है ना, यस्मात् प्रत्यभिष्टादि प्रत्यंगम, इसके आधार पर तो अबुभव ये अंग संज्ञक है। तद अवयव, उसका अवयव अभ्यास, उसका अवयव अभ्यास है बु, या क्योंकि अभ्यास संज्ञा कौन था, बु, पूर्वाभ्यास। और उसका अवयव उकार, उसका अवयव उकार है यस, बा का अवयव है उ, जो है उसका अवयव हो गया, उसको होता है इकार, तो हम उकार को इकार कर देंगे। पर अभी रुकिए, ऐसे नहीं, आगे क्या होना चाहिए, उस उकार से परे होना चाहिए पवर्ग यण जकारेषु, पवर्ग में से कोई अक्षर या यण में से कोई अक्षर या ज परे हो, तो आगे परे है भ, बू के बाद क्या परे है, भ, भ परे है, तो ये पवर्ग परे है, पवर्ग का एक अक्षर मिल गया। और अवर्णेशु, उससे भी परे अवर्ण होना चाहिए, तो भ में आ भी है, उससे मतलब भ अकारांत है ना, तो उससे परे है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो उकार है उसको हो जाएगा इकार। इतनी सारी कंडीशन है सूत्र में, तो उकार को इकार कर दिया। उकार को इकार करने के बाद जो स्थिति बनी वो बनी आपकी बी भव आता उपरे लग गया, और जो ह्रस्व इकार है उसको दीर्घो लघु से आप दीर्घ इकार कर देंगे, लघु इकार को दीर्घ हो जाता है, तो अबी भव आता, और वर्ण सम्मेलन करने पर अभिभवत ये रूप बनेगा। ठीक है, तो इस सूत्र की साधारणतः व्याख्या हमने यहाँ पर प्रस्तुत की है। इसकी और भी तमाम तरीके की व्याख्या है, आप सिद्धांत कौमुदी में या भैमी व्याख्या में उनका अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे अभिभवत रूप कैसे बना। ठीक है, आइए अब संपूर्ण रूप कैसे बनते हैं हम एक बार पहले तो अब सुधा टीका से अवलोकन कर लेते हैं कि इन्होंने रूप कैसे कैसे बनाए हैं, उसके बाद हम इसके सभी रूपों का उच्चारण भी करेंगे। सुधा व्याख्या करने यहाँ पर यह पेज लिखा है, देखिए प्रकाश जी उन्होंने क्या लिखा है। जैसे हम भवंतम प्रेरयति ऐसा रूप दिया है ना, तो भवंतम प्रेरयति भावयति, तो यहाँ पर कर्ता तो दिया है नहीं गया है, तो उन्होंने कर्ता अपने आप दिया है कि देवदत्तो यज्वा भवति, देवदत्त यज्वा बनना चाहता है, यज्वा है। और तम प्रेरयति याजक, यज्वा मतलब यजन करने वाला, और तम प्रेरयति याजक, याजक उसको प्रेरणा देता है कि नहीं तुम यज्वा हो जाओ, तो इसलिए भवंतम प्रेरयति मतलब यज्वा होते हुए को प्रेरणा दे रहा है। इस तरीके से कर्ता इत्यादि का ये अध्याय करके यहाँ पर लिखा है, इसे बाल मनोरमा में भी लिखा है और सुधा व्याख्या में भी लिखा है। चलो सिद्धांत कौमुदी की बाल मनोरमा में भी यही दिया है। तो तम प्रेरयति याजक इत्यादि अर्थ, इस अर्थ में क्या होगा, भूधात्वर्थस्य भवनस्य मुख्य कर्ता है यज्वा, और तस्य यज्ञ भवने प्रवर्तयिता हो जाएगा याजक आदि, वो प्रयोजक होगा। और तन्निष्ठायाम प्रेरणायाम भूधातु, भूधातु से हेतुमती च से निचलाना वृद्धि कर देना, और अब आदेश करके भावी इति ऋजंतम, ऐसा ऋजंत बन जाएगा। और तस्य सनातनता धातुवती धातु संज्ञायाम, और वर्तमाने लट इति लटी तिपि सपी गुणे अयादेशे च भावयति, इस रूप बन जाएगा। क्या भवंतम प्रेरयति क्या है, का भवंतम प्रेरयति फलितो अर्थ, ये फलित अर्थ है उसका। एक टाइप से समझ लेते हैं, वो विग्रह जैसा है उसका। ठीक है, ये सभी लकार में लगेगा, ये सभी लकार में लगेगा, भवंतम प्रेरयति भावयति, या जैसे लिट लकार बनाएंगे लोट लकार बनाएंगे तो वहां भी ऐसे लिखेंगे भवंतम प्रेरयति भावयति। हाँ, जैसे यहाँ पर तो वर्तमान काल की विवक्षा है भवंतम प्रेरयति, जी जी, और जहां पर भूतकाल की लुंग लकार की जैसी विवक्षाएं होंगी, तो ये तो भावयति का अर्थ समझाने के लिए दृष्टि से लिखा है उन्होंने बस।
अच्छा क्या भावयती का अर्थ है भवंतम प्रेरयति, और लुंग लकार में है तो लुंग लकार के हिसाब से वहां पर लिखेंगे इसी धातु को, है ना। भविष्यत काल में है जी प्रेरिष्यति इत्यादि बनते हैं तो वहां पर वैसे लिखेंगे। तो ये तो विग्रह वाक्य है, केवल वैसा विग्रह वाक्य जैसा है, ठीक है। तो भावयति भावयता भावयंती इत्यादि रूप बन जाएंगे। रूपों को हम बाद में चलाएंगे, सबको आत्मनिपद में भावयते बनेगा, और लिट में भावयामास वैसे वगैरह कैसे बनेंगे, लोट लिट लोट लंग सबके रूप चलाएंगे अभी, है ना। इन्होंने तो थोड़ा थोड़ा एक एक दिया है, गोविंदाचार्य जी ने वो पूरे लिख दिए हैं, तो वहां से चलाएंगे। अब इनके हम ओ पुण्य परे को समझते हैं कि इन्होंने कैसे यहाँ पर प्रवृत्त किया है और कैसे कैसे इन्होंने इसे बनाया है। तो आइए यहाँ से, भू इत्यस्मात् हेतुमती च इति अनिच्यचादेशो न स्यादित्वे कर्तव्येति निषेधात् पूर्वम वृद्ध्य भावे, पहले वृद्धि नहीं होगी, ये सब काम बाद में होगा, है ना। पहले वृत्ति इत्यादि करेंगे। सनाद्यंता धातुवयति धातुत्वात् लुंगस तिप इकार लोपे अटी चिलौ अणिसी दुर्शुभे कर्तरी चंगति चले चंगी अनुबंध लोपे निर्णति तीर्णी लोपे अभूयि अत इति स्थिते द्वित्वे कार्ये अणौ अचादेश से निषेधात् वृद्धि आवादेशाभ्याम प्रागेव, वृद्धि और आवादिश से पहले ही हम चंगी से क्या कर लेंगे, द्वित्व करेंगे, तो भूभू द्वित्व हो जाएगा। फिर ह्रस्व ह्रस्वते अभ्यास चर्चयति चर्तत्वेन भस्य बत्वे भा को व करके और वो ह्रस्व वगैरह लगा करके अभ्यास से चर्च तो लगा ही लिया। खैर, तो अबू भू आता इति जाते ऐसी स्थिति होगी। और प्रत्यय लक्षणत्वात् वृद्धौ, प्रत्यय लक्षण करके हम, अर्थात जो नीचे का लोप हो गया है उसे मान करके हम वृद्धि कर लेंगे। अणुचक बधाया ह्रस्व से उपधा को ह्रस्व करके अ भू, तो अ भू भव अत इति भूते, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो इन्होंने वृद्धि और उपधा को ह्रस्व, ठीक है। और सनवल लघुनी चापरे अनंग लोपयति सनवद भावे ओ पुण्यज परेति अभ्यास ओकारस्य इत्वे दीर्घो लघु इति दीर्घे है अभिभवत इति रूपम सिद्धम। और कर्तृगामिनी क्रियाफले, ये तो परगामिनी क्रियाफल था, तब तो परस्मै पद प्रयोग है, और कर्तृगामिनी क्रियाफल होगा तभी अविभवत तामया पूरा रहेगा, आत्मनिपद का रूप है। और शेष कैसे बन जाएंगे, आइए संपूर्ण रूपों को देख लेते हैं। यहाँ पर तो सुधा व्याख्या में इतना ही दिया हुआ है। संपूर्ण रूप बिल्कुल सरल है, यदि आपको चुर धातु आती है, भुआदि गण तक के संस्कार हैं, तो रूप चलाने में कोई कठिनाई है ही नहीं। तो आइए यहां से देखते हैं। तो लट में परस्मै पद है आपका भावयति भावयता भावयन्ति भावयसि भावयथ भावयथ भावयामि भावयावः भावयाम, भावयते भावयेते भावयन्ते भावयसे भावयेथे भावयध्वे भावये भावयावहे भावयामहे। लिट लकार चलाएंगे तो पहले क्री का अनुप्रयोग कर लेना, तो भावयन चकार। अब देखो यहाँ पर जो धातुएं होंगी वो अनेकच वाली हो जाएंगी, कहाँ पर, इस ऋजंत में। तो वहां पर क्रीभू अस का अनुप्रयोग आम होगा, और कास्यनिका चाम वक्तव्य से और आमंत से लिट पर क्रीभू अस का अनुप्रयोग होगा। तो प्राय ऐसे ही रूप बनेंगे लगभग धातुओं के। तो भाव्यान चकार भाव्यान चक्रतु भाव्यान चक्रु भाव्यान चक्रथ भाव्यान चक्रतु भाव्यान चक्र भाव्यान चकार भाव्यान चक्र भाव्यान चक्रे भाव्यान चक्रिमा। आत्मनेपद में भाव्यान चक्रे भाव्यान चक्राते भाव्यान चक्रिरे भाव्यान चक्रशे भाव्यान चक्राते भाव्यान चक्रिद्वे और भाव्यान चक्रे भाव्यान चक्री भाव्यान चक्रिमय। और भू का अनुप्रयोग करोगे तो भाव्याम बभू भाव्याम बभूतु भाव्याम बभू भाव्याम बभूविता भाव्याम बभूवतु भाव्याम बभू भाव्याम बभू भाव्याम बभूयु भाव्याम बभूविमा। अस का प्रयोग करोगे तो भाव्यामास भाव्यामास्तु भाव्यामासु भाव्यामासिता भाव्यामास्तु भाव्यामास भाव्यामास भाव्यामासु भाव्यामाशिमा। लुंग लकार है परस्मै पद में, तो फिर भाविता भावितारु भावितारा भावितासी भावितास्ता भावितास्ता भावितास भावितास्वा भावितास्मा। आत्मने पद में भाविता भावितारु भावितारा भावितासे भावितासाते भाविताद्वे भाविताय भावितास्वे भावितास्मे। लिट लकार प्रश्न पद में भावयिष्यति भावयिष्यता भावयिष्यन्ति भाविष्यसि भाविष्यता भाविष्यता भाविष्यामि भाविष्यावा भाविष्यामा। आत्मनिपद में भावयिष्यते भाविष्यते भाविष्यन्ते भाविष्यसे भाविष्यते भाविष्यद्वे भाविष्ये भाविष्यावै भाविष्यामहे। भावयतु लोट में परस्मै पद है, तो भावयतु भावयतात भावयताम भावयन्तु भावय भावयतात भावयतम भावयता भावयानि भावयावा भावयामा।
आत्मनेपद में भावयताम भावयिताम भावयन्ताम भावयस्व भावयिताम भावयध्वम भावयि भावयावहि भावयामहि। लंग में अभावयत अभावयताम अभावयन अभावया अभावयतम अभावयत अभावयम अभावयावा अभावयाम। आत्मनेपद में अभावयता अभावयिताम अभावयन्ता अभावयथाः अभावयेथाम अभावयध्वम अभावये अभावयावहि अभावयामहि। विधिलिंग में भावयेत भावयेताम भावयेयु भावयेहे भावयेतम भावयेथ भावयेयम भावयेव भावयेम। आत्मनेपद में भावयेता भावयेयातम भावयेरन भावयेथा भावयेयाथम भावयेध्वम और भावयेय भावयेवै भावयेमहि। आशीर लिंग में डेर टी से कार का लोप हो जाता है तो रूप बनेगा भाव्यात। ठीक है, आगे रूप बनेंगे भाव्यात भाव्यास्ताम भाव्यासु भाव्या भाव्यास्तम भाव्यास्ता भाव्यासम भाव्यास्व भाव्यास्मा। आत्मनेपद है तो भावैशिष्टा भावैशियास्तम भावैशीरन भावैशिष्टा भावैशियास्तम भावैशीध्वम और ध्वम दोनों बनेंगे भावैशीय भावैशीवै भावैशीमहि। लुंग लकार में आपने अभिभवत बनाया ही है, आइए उसके भी संपूर्ण रूपों को देख लीजिएगा। दोनों पदों में देखना, पहले परस्मैी पद में तो रूप बनेंगे अभिभवत अभिभवताम अभिभवन अभिभवा अभिभवतम अभिभवत अभिभवम अभिभवावा अभिभवाम। आत्मनेपद है तो अभिभवता अभिभवेताम अभिभवंता अभिभवता अभिभवेताम अभिभवध्वम अभिभवे अभिभवावि अभिभवामहि। लिंग में अभावयिष्यत अभावयिष्यताम अभाविष्यन अभाविष्य अभाविष्यतम अभाविष्यत अभाविष्यम अभाविष्य अभाविष्याम। आत्मनेपद है तो अभाविष्यता अभाविष्येताम अभाविष्यंता अभाविष्यता अभाविष्यताम अभाविष्यध्वम अभाविष्य भविष्यामि भविष्यामि। ये आपके 10 लकारों के और परस्मैी पद और आत्मनेपद के दोनों तरीके के रूप हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो आज के पाठ में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे जो इसमें और धातुएं दी गई हैं और ऋणजंत में क्या कैसे है इसको अग्रिम वीडियो में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको कुछ आज के पाठ के विषय में संदेह हो, कहीं पर कुछ जिज्ञासा हो तो उसे आप पूछिएगा, फिर हम इसके बाद समापन करेंगे। ठीक है, तो करें समापन। ठीक है जी, रायचंद जी हैं, चलिए सर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणमाम। जय हो, वेद जी की जय हो।